परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी जुड़े हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जावेद हुसैन जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं विनोद दत्ता जी से करना चाहूंगा। विनोद जी, जिस तरीके से इस मिसाइल का हमने जिक्र किया, इसकी ताकत के बारे में हमने जिक्र किया, किस तरीके से जो भारत के दुश्मन है उनका कलेजा कांपता हुआ नजर आएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये हमारा जो एरियल प्लेटफॉर्म्स है जी उनकी जो कॉम्बैट एज है उसको एक ये बहुत ही बड़ा पंच देने वाला है। और आप ये देखिए, क्योंकि 4.5 जनरेशन के जो हवाई जहाज हैं उनको भारतीय वायुसेना जी में इंडक्ट किया गया है और उसमें इसको लगाया जाएगा। प्रेजेंटली हम R-77 मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्योंकि वो पहली बात तो उसको जी काफी इस्तेमाल कर लिया गया है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैटलफील्ड है, तो आजकल चीजें बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती हैं या वो ऑब्सोलीट या ऑब्सोलेसेंट हो जाती हैं। जी तो ये बहुत ही बढ़िया मिसाइल सिस्टम है जिसमें जिसकी रेंज करीब 300 से 400 किलोमीटर है। और आप ये देखिए कि इसमें जो स्पीड है वो है करीब 6 मैक। एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि 1 मैक करीब जी 1235 किलोमीटर की स्पीड रखता है और हाइपरसोनिक मिसाइल कैटेगरी में है। और इसका जो वॉर हेड है, उसका जो TNT कंटेंट है उसमें करीब 60 kg का वॉर हेड है। और इसमें दोनों वॉरहेड्स लग सकते हैं, कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर भी। तो जी ये जो भारत की एयरफोर्स है उसको जो ताकत है, बल्कि एयरफोर्स ही क्यों, इवन ग्राउंड ऑपरेशंस में जो इंडियन आर्मी है उसको भी ये काफी अच्छा सपोर्ट देने वाला है। बिल्कुल। जावेद हुसैन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से R-37 मिसाइल को लेकर बात की जाए, जाहिर तौर पर एक ऐसी मिसाइल है जिससे कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी कहीं ना कहीं डरते नजर आएंगे और जिनके नापाक इरादे हैं वो भी डरते नजर आएंगे। जावेद हुसैन जी, क्या आपको लगता है कि इस मिसाइल के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद से पाकिस्तान की ओर से जिस तरीके से नापाक हरकतें की जाती हैं उसमें कमी आती नजर आएगी? क्योंकि लगातार जावेद जैसी खबरें निकल कर सामने आती रहती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें की जाती हैं। कभी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो कभी जो आतंकी हैं वो भारत भेजे जाते हैं। सबसे पहले तो अभिषेक, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जी इनवाइट किया जी और मैंने सर की भी सुनी बात सारा और सारी आपकी रिपोर्ट देखी। तो मैं ये समझूंगा, देखिए, आई थिंक यही हमारे खित्ते की बदकिस्मती के यहाँ पे हमेशा हिंदुस्तान की जानिब से आर्म्स रेस स्टार्ट होती है। ये आर्म जी रेस आज से स्टार्ट नहीं हुई है। ये स्टार्ट हुई थी 1974 से, जब पहली दफा इंडिया ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था जी और उसके बाद ये सारा सिलसिला 98 में जाके रुक गया था। तो खैर, ये अब ये जहाँ पे हमारे यहाँ जुनून होता है कि अगर एक ने हाईटेक हथियार हासिल की तो अगले को भी वो करने पड़ते हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है। जो आपने अपना जो मिसाइल है आपका RM-37, उसके बारे में आपने सारी उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया और इस हवाले से जो रूस आपके साथ ताउन कर रहा है और जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स को इसका लाभ मिलेगा वो आपने बहुत अच्छे से बताया। मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट में एक बात जो मैंने सुनी वो ये थी कि जी शायद इससे चाइना और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। तो और अभी आपने ये मिसाइल हासिल नहीं किया, अभी इसकी जी बातचीत चल रही है, जल्द आपको मिल जाएगा। जी लेकिन ये सवाल है कि आपका क्या ख्याल है, तब अगर आपने इसको चाइना और हमें काउंटर करने के लिए इसको आप हासिल करें तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अभी आप, जब ये मिसाइल आपके पास अभी अभी आना है, तो अभी उसके बारे में क्या कहेंगे? जो हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने उसका टेस्ट जनवरी 2025 के अंदर किया है, जी PL-17, और जो कि आपने कहा है कि आपका मिसाइल हमारे F-16 जो है उसको काउंटर कर सकता है। तो चाइना के जो PL-17 है ये अमेरिका के B-21 स्टेल्थ को काउंटर कर सकता है। तो आप जी खुद अंदाजा लगा लें कि इनमें कितनी आपस में तुलना होगी। और चाइना के इस सुपरसोनिक, जो उनका हाइपर सुपर सोनिक मिसाइल है, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये AI इसमें इस्तेमाल की गई है। जी अब आप आ जाए हम पर। तो जी ये बात सही है कि हमारे पास जो अभी तक प्रैक्टिकली हमारे पास कोई जी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक नहीं है, जी ये बात सही है। लेकिन आपने इसमें अमेरिका का बयान भी सुना होगा जी और जितनी भी आर्मी ताकतें वो इस बात को अच्छी तरह मानती है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हमारे जी पास वो सलाहियत है कि हम भी ऐसे मिसाइल जो हैं उनको बना सकते हैं। और जी सबसे बढ़ के आप हमारे F-16 को काउंटर करने जा रहे हैं इस मिसाइल के जरिए, तो साहब हम तो अब JF-31 की तरफ
जा रहे बिल्कुल। हैं चाइना के, तब ठीक है। उनसे बहुत जल्द जावेद जी, जिस तरीके से आपने हाइपरसोनिक का जिक्र किया, भारत के पास भी पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइल हैं कई सारी, जिसमें HSTDV है, ब्रह्मोस 2 है, साथ ही साथ सूर्या मिसाइल है, अग्नि 4 मिसाइल है और भविष्य की कई योजनाएं जिसको लेकर DRDO लगातार काम कर रहा है, जबकि यानी कि स्वदेशी मिसाइल है। हम किसी और देश पर इस वक्त निर्भर नजर नहीं आ रहे हैं। DRDO खुद हाइपरसोनिक मिसाइलें जो है उनको बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर बात की जाए तो वो मिसाइलें भी लगातार DRDO के द्वारा विकसित की जा रही हैं और आने वाले साल तक ऐसी मिसाइलें, स्वदेशी मिसाइलें जो हमारे पास होंगी और इन मिसाइलों की ट्रेड करता हुआ भी भारत नजर आएगा, यानी कि भारत दूसरे देशों को ये मिसाइलें बेचेगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी लगातार बने। विनोद जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर हम यहां पर मिसाइल को लेकर बात करें, R-37M मिसाइल को लेकर बात करें, इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन की जो वायुसेना है उसकी तकलीफें कितनी बढ़ने वाली जो है वो आएंगी? देखिए, हर एक आर्मी का ये मकसद रहता है कि उसका जी। जो इक्विपमेंट है उसको अपग्रेड किया जाए। और मैं जावेद साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर हमने कोई रक्षा प्रणाली को अख्तियार किया है या उसको इंडक्ट किया है, जी। तो जो बाकी के देश होते हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हों या हमसाया मुल्क हो या कोई और एडवर्सरी हो, तो वो भी अपनी जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसको अपग्रेड करता है। एक जमाना हुआ करता था जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम से कहीं ज्यादा अच्छा था और उसमें उसका एक ही मूलतः कारण था। वो बुनियादी कारण ये था कि पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है, बिकॉज अगर कोई लॉन्ग ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान के पास नहीं है। तो हर एक मुल्क को या हर एक सेना को अपनी जो वल्नरेबिलिटीज हैं या जिसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं वो करी जाती है कि भाई क्या उसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। जी। तो यकीनन ये भारतीय वायुसेना को अपना जो रिसोर्स और रीच है वो देगा। रही बात आईसीबीएम का, जावेद साहब ने भी इसका जिक्र किया, तो भारत एक ऐसा देश बन गया है और वो चार मतलब इंटरनेशनल पावर्स में से एक है जिसके पास आईसीबीएम्स हैं। और लेकिन भारत का मकसद कभी भी और कतई ये नहीं रहा है कि हमने कोई कोअर्सिव डिप्लोमेसी या कोअर्सिव टैक्टिकल इन्फ्लुएंस किसी देश पे रखा हो। जी। ये हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो भी ये कहती है कि नो फर्स्ट यूज। और हमारे पास लेकिन वी हैव ए क्रेडिटेबल डेटरेंस। सो क्रेडिबल डेटरेंस होने की वजह से कि ये नहीं है कि साहब अगर हम पे कोई स्ट्राइक करेगा तो हम स्ट्राइक बैक नहीं करेंगे, वी विल स्ट्राइक बैक एंड वी विल स्ट्राइक बैक हार्ड। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये एक ऐसी रेस है जो अपग्रेडेशन इसमें बदस्तूर चलता रहेगा, क्योंकि आज का जो टेक्निकल बैटल एरिया है वो लॉन्ग रेंज वेपन एंगेजमेंट का दौर आ गया है। पहले जब हम यंग ऑफिसर्स हुआ करते थे तो काफी क्लोज कॉम्बैट बैटल्स और इस तरह की चीजों पे ज्यादा जोर दिया करते थे, जी। क्योंकि जब मीडियम रेंज वगैरह आर्टिलरी की भी क्या करीब 30 किलोमीटर रेंज हुआ करती थी। आज आर्टिलरी जो गन्स है वो फायर कर रही है 60-70 किलोमीटर, और जो और ज्यादा एडवांस आरटी पीसेस हैं वो कर रहे हैं। आप यूक्रेन रशिया वॉर को देखिए, एंगेजमेंट बहुत कम रहा है और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट काफी है। तो इसके लिए भारत के लिए या किसी भी फजाइया के लिए ये एक बड़े गौरव की बात है और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने सोल्जर्स में या पायलट्स में कि यस, मेरे पास जो इक्विपमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और मॉडर्न आर्मरी से इसको इक्विप किया गया है। जी। जावेद जी, जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान भी के पास जो मौजूदा हथियार हैं उनके बारे में और आगामी योजनाओं का जिक्र आपने